बचपन से ही अगर हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियासाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियासाकी के पहले जो डैडी थे, वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे, वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए, तो क्या ये सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए? ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अब अगर आपका फैसला ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सोना कैसे खरीदा जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये भी भला कोई सवाल हुआ, सोना ही तो है, सुनार की दुकान से खरीद लेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना और गहने के रूप में सोना खरीदना दो अलग बातें हैं। आमतौर पर भारत में गहनों के जरिए सोना खरीदते वक्त किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती है, जबकि हकीकत ये है कि जब आप गहने बनवाकर उसके जरिए सोना खरीदते हैं, तब उसमें कुछ वेस्टेज भी होता है और आपसे मेकिंग चार्ज के रूप में एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जाता है। ऐसे में एक दूसरा तरीका बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सोने के सिक्के खरीदने का भी है। लेकिन इसके साथ नुकसान ये है कि बैंक आपको सिक्के तो दे देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोबारा आप उसे बैंक में बेच नहीं सकते। इसके बाद तीसरा तरीका सोने के बिस्किट खरीदने का है। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स भी एक तरीका है, जिसका चलन बीते कुछ वक्त में काफी बढ़ गया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, उसी तरह आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। हालांकि ये गोल्ड आप खरीद कर अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन वो रहेगा आपके नाम ही। इसे आप जब चाहे कैश में बदल सकते हैं। इस तरह से सोने में इन्वेस्ट करने पर आपको उसके चोरी होने का भी डर नहीं रहेगा। और तो और, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर सरकार टैक्स भी कम चार्ज करती है। ईटीएफ्स के अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी है, जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत भी नहीं होती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप सोना नहीं खरीदते, बल्कि गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको मार्केट की मंदी के दौरान नुकसान झेलने से बचाता है। दरअसल इस तरह के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी, ताकि जब मार्केट गिरने लगे तब इन्वेस्टर को थोड़ा सहारा मिल सके। हालांकि गोल्ड की कीमत में लगातार आने वाले बदलावों की वजह से इस तरह के इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। गोल्ड के ग्लोबल मार्केट में अगर सोने के प्राइस में हल्की सी भी कमी आएगी, तो आपको आपके रिटर्न में भी कमी का असर दिखाई देगा। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को 8 साल या उससे लंबे वक्त तक खरीदना चाहते हैं, तो आपको
रिटर्न भी नए गोल्ड प्राइस के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी अगर सोने की कीमत मार्केट में बढ़ती है, तो गोल्ड ट्रेडेड फंड पर आपको रिटर्न भी उसी मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा देश भर में तकरीबन सभी बड़े ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को गोल्ड स्कीम्स ऑफर करते हैं। गोल्ड स्कीम के तहत आपको एक तय वक्त के लिए तय रकम को ज्वेलर के पास जमा करना होता है, और उसके बाद जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की सभी किश्त पूरी कर चुके होते हैं, तब आपको रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न को आप चाहे तो पैसों के रूप में ले सकते हैं, या फिर उसी ज्वेलर से सोना खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, हर ज्वेलर की गोल्ड स्कीम अलग तरह से काम करती है। इसलिए आपको पहले ज्वेलर से बात करके उसकी गोल्ड स्कीम से जुड़ी हुई सभी बातों को समझ लेना चाहिए, और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड नाम का एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, डिजिटल गोल्ड का मतलब है कि आप डिजिटल मोड में गोल्ड खरीद कर रख सकते हैं। अब आप किसी ज्वेलर के पास जाकर 200 रुपए का गोल्ड नहीं खरीद सकते, लेकिन डिजिटल गोल्ड के जरिए आप मिनिमम 1 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकते हैं। आप जो भी गोल्ड खरीदेंगे, उसे आपके डिजिटल वॉलेट में जमा कर दिया जाएगा, जिसे डिजिटल तरीके से ही बेचकर आप अपने खाते में कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। और आखिर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नाम से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक भी देता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए आप सरकार को पैसा चुकाकर उनसे सोने का बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फिजिकल फॉर्म में सोने के बदले किया जा सकता है। यानी आपको जो बॉन्ड दिया जाएगा, वो सरकार की तरफ से एक किस्म का वादा होता है, जो एक वक्त के बाद आपको उसके बदले में कैश देने की गारंटी देता है। इस तरह इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए और इसके फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए आपकी जैसी जरूरत हो, उस हिसाब से आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का तरीका होने के साथ साथ काफी भरोसेमंद भी है। लेकिन आज के दौर में गोल्ड के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स के तहत छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करके स्टॉक मार्केट में लगाए जाते हैं। गोल्ड की तरह म्यूचुअल फंड्स भी अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में से आपके लिए कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है। अब ये जानने के लिए हमें गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करके ये देखना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर हम रिटर्न की बात करें, तो गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स दोनों ही आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था। वहीं गोल्ड से जो रिटर्न मिलता है, वो पूरे देश में एक जैसा ही मिलेगा, और इसके साथ सबसे कम रिस्क जुड़ा होता है। जबकि म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होने की वजह से वहाँ रिस्क फैक्टर काफी बढ़ जाता है। यही वजह है कि जब मार्केट मंदा चल रहा हो, तब म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उस दौरान भी गोल्ड में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको कोई घाटा नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जबकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट सिर्फ तब मिलता है जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही गोल्ड खरीद कर जब आप अपने घर पर रखते हैं, तब वो आपको समय समय पर ब्याज के रूप में पैसा नहीं दे सकता, जिसे आप दोबारा इन्वेस्ट कर सके। लेकिन म्यूचुअल फंड से आपको जो रिटर्न मिलता है, उन्हें आप दोबारा इन्वेस्ट करके उनसे भी रिटर्न पा सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो गोल्ड और म्यूचुअल फंड दोनों की अपनी कुछ खूबियां हैं, तो कुछ कमजोरियां भी हैं। इसलिए यह आपको तय करना है कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें आपको टैक्स में बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है, जबकि रिटर्न फंड्स में आपको टैक्स छूट का ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों पर लगने वाले टैक्स को भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे भी एक इन्वेस्टर के लिए उसके रिटर्न पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर गोल्ड के मामले में तो ये सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आप जो सोना मार्केट से खरीदते हैं, उस पर एक अलग टैक्स लगता है, और गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर अलग टैक्स लगता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब उससे मिलने वाले रिटर्न पर तब तक कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं होता,
जब तक आप उसे 36 महीनों तक अपने पास रखें। लेकिन अगर आप लंबे वक्त तक डिजिटल गोल्ड से रिटर्न लेना चाहते हैं, तब आपको अपने रिटर्न पर 20% टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप थोड़े वक्त के लिए मार्केट से फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तब उस गोल्ड की कीमत को आपकी इनकम के साथ जोड़कर देखा जाता है। और तब अगर आपकी इनकम पर लगने वाला इनकम टैक्स आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड में लंबे वक्त तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको उस पर भी 20% टैक्स चुकाना होगा। सोने में इन्वेस्ट करते वक्त आपको और भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात है गोल्ड इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस। फिजिकल गोल्ड का मामला तो सुलझा हुआ है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस मार्केट रेट पर डिपेंड करती है, जो आमतौर पर बढ़ती रहती है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड स्टॉक्स की कीमत स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करती है, जो ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए अगर आप इस दूसरे तरीके से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और वहां से रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है। फिर दूसरी ध्यान रखने वाली चीज है सिक्योरिटी। क्योंकि गोल्ड अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं, तब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। हाँ, अगर बॉन्ड के रूप में गोल्ड खरीदा जाए, तब आपको उसकी सिक्योरिटी की परवाह करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। इन सभी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मामला पैसों का है, और जहां पैसों का मामला होता है, वहां रिस्क नहीं लिया जाता। वैसे तो गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आंखें मूंद कर गोल्ड पर पैसा लगा दें। इसीलिए ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करना, जिनका ध्यान रखना तब जरूरी हो जाता है जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो। गोल्ड की सिक्योरिटी से लेकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके आपको पता होने चाहिए, ताकि इनमें से जो तरीका आपको सबसे बेहतर सूट करता हो, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये कितना सच है ना, कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है